देन वी इनिशिएट। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके, I will just stop my video and then okay. So yes, I was talking about plant control and coordination. मतलब कि plants में किस टाइप से, कैसे, कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर एक्शन के रिस्पॉन्स के लिए, या फिर उनके इंटरनल जो भी डे टू डे लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस इन द सेंस उनके भी डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल उनके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस है, या फिर जुवेनाइल स्टेजेस है, या फिर लीफ का डेवलपमेंट है, या फिर कोई वुंड है जो कि डैमेज हो गया है, या कोई डैमेज एरिया है या वुंड है और उसके रिपेयर की जरूरत है। तो इस टाइप के जो डे टू डे उनके एक्टिविटीज है, उनको भी सर्टेन केमिकल्स कंट्रोल करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो डिपेंडिंग अपॉन दोज मूवमेंट्स, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है उनके मूवमेंट और उनके लोकोमोशन और मूवमेंट को पहले समझना है। सो वी विल स्टार्ट विथ प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, जिसमें कि मैं दो चीजें कंसिडर की हमने। बेसिकली उनके मूवमेंट्स को हमने कंसिडर किया। सो फर्स्ट वाज मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अब देखो, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में ये कॉमन सेंस यूज कर लेना कि लोकोमोशन में प्लांट के खुद इंडिविजुअल के मूवमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनली एट सेलुलर लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सेलुलर लेवल पे उनका क्या मूवमेंट हो रहा है। सेलुलर लेवल में अगर मैं आ गई तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स का मूवमेंट होगा, देन साइटोप्लाज्मा का मूवमेंट होगा। ओके, और मे बी फ्यू सब्सटेंसेस लाइक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो इन टाइप के मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सेल में इनकी पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह चेंज होने वाली है, इधर थ्रू ऑस्मोसिस और थ्रू डिफ्यूजन और थ्रू सर्टेन एंजाइम रिएक्शंस। तो ये जो भी वे हो, बट इनके मूवमेंट की बात हो रही है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो पहला जो मैं मूवमेंट बात करूंगी दैट इज इनसाइड द बॉडी, कि प्लांट के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट मूवमेंट। तो दैट इज, उसी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। अभी मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में भी दो पार्ट है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए, बिकॉज हमें खुद को थोड़ा एडवांस रखना है, और जो बच्चे बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उनको अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करवाना जरूरी है। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो केवीपीवाई को भी अपना टारगेट रख रहे होंगे। तो ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है, दैट इज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस वर्ड आया है, फर्स्ट जो हाफ वर्ड है दैट इज साइटोप्लाज्मा से आया है। सो साइटोप्लाज्मा में जो भी जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है उसको हम साइकोलॉसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट मतलब इफ दिस इज द सेल, और इसके अंदर अगर ये जो प्रॉपर जो पूरा मैट्रिक्स है, ये भी करंट फॉर्म करते हैं। करंट मतलब इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या बिकॉज लिक्विड फॉर्म है इसीलिए इनमें भी मूवमेंट होता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऑस्मोसिस करना हो या फिर डिफ्यूजन करना हो, कोई सब्सटेंस बाहर से सपोज अंदर मूव कर रहा है तो उसके लिए, या फिर कोई एंजाइमेटिक एक्शंस या रिएक्शंस हो रहे होंगे तब। तो उस जो किसी भी नेचुरल अकरेंस की वजह से जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है उसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ये चीजें आपके मॉड्यूल में मेंशन्ड है। कभी कभी आप एंट्रेंस में जाओगे, या फिर सपोज केवीपीवाई या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंसेस में अगर बायोलॉजी आप ऑप्ट कर रहे हो तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। So yes, so I was talking about movement of locomotion. अभी movement of locomotion दो टाइप के हैं। First is autonomous and second is induced. Autonomous, as the word suggests, autonomous मतलब कि अपने आप वो movement हो रहा है, जनरल कमांड है जो कि बाय नेचर वो प्लांट को करना ही करना है। ओके, मींस इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से जो भी एक्शंस होते हैं, ओके, इनका बेसिक डिफरेंस ही यही है। इंटरनल स्टिमुलाई यानी उनका फेजेस में चेंजेस आ रहे हैं,
कोई और टाइप की केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट की वजह से अगर कोई चेंजेस लाने हैं, या फिर उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, अभी उनके डेवलपमेंट करने के लिए कोई नए फैक्टर को ऐड करना है या माइनस करना है, तो इस टाइप के जो इंटरनल स्टिमुलाई होते हैं उनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं या मूवमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड मतलब कि मैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात कर रही हूँ, लाइक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, और मे बी केमिकल्स। सो ये चीजें जब हेल्प इन्वॉल्व हो जाती हैं फॉर सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शंस, तब उन चीजों के जो रिस्पॉन्सेज हैं या उनके जो मूवमेंट है, दैट इज इंड्यूस्ड। ओके, यस शुभम। Shubham, you raised your hand. Yes. Yeah, ma'am. So when the wind comes, the plant start to move towards the opposite, towards the same direction of the wind. Means it Mm-hmm. bends down. Mm-hmm. So what type of motion it can be categorized as? एक्चुअली ये कर्वेचर वाले मूवमेंट में हमें डालना है। ओके, ये मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन नहीं है, ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है। कर्वेचर मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सपोज क्या बोलते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट दूसरे फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से पूरे के पूरे प्लांट का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं दैट इज कर्वेचर, क्योंकि प्लांट का कर्वेचर चेंज हो गया ना। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, कह लो Ma'am, कि आप इंड्यूस्ड Excuse बाय me, ma'am. विंड। यस, ma'am, Ma'am, यस, यस, वन बाय वन प्लीज। ma'am, शुभम, but the sudden storm comes. मतलब जब एकदम से so that आंधी, is the damage. Shubham, that is damage, that is not the movement. अगर एक पर्टिकुलर विंड, मतलब अगर ब्रीज है या विंड की एक वेलोसिटी है जो कि नेचुरली उस जियोग्राफिकल कंडीशन में होती है, तो जो प्लांट है वो उसी लेवल पे या उसी डायरेक्शन में वो नेचुरली इंड्यूसिंग है, वो अपने आप क्या बोलते हैं कि उस टाइप से बेंड होगा या मूव करेगा, वो प्रीफिक्स्ड डायरेक्शन है। ओके, सो जो कि उनकी डे या नाइट की सिचुएशन की वजह से या फिर विंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो होता है। इसको एक्चुअली निक्टी नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज हो जाता है, बट स्टिल। बट अगर स्टॉर्म आ रहा है और उसकी वजह से अगर वो एक्सट्रीम बेंड हो गया प्लांट, इट मीन्स दैट्स अ डैमेज, दैट्स अ विंड की वजह से डैमेज हो रहा है, एंड अपने आप प्लांट वापस से इरेक्ट हो जाएगा, वापस से स्टेबल हो जाएगा, या जो उसका ओरिजिनल शेप था वो वापस से हो जाएगा जैसे ही स्टॉर्म कम होगा। ओके, मैम बेंड मतलब वो नहीं कह रहा मैं, लीफ का कह रहा हूँ। मतलब जब लीफ उसके साइड में, मतलब अभी सपोज कोकोनट ट्री है अगर, तो कोकोनट ट्री उसके तरफ पे झुक जाता है, लेकिन मतलब वो अपरूटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता उससे, और फिर वो डैमेज भी नहीं होता। वो जैसे ही विंड हटती तो वो तुरंत वैसे के वैसे ही स्ट्रेट हो जाएगा दोबारा से। राइट। मैम ये तो फिर विंड के फोर्स की वजह से हो गया ना, कि विंड से इधर उधर हिलती हैं फिर बाकी राइट, राइट, चीजें। वो फोर्सफुल मूवमेंट हुआ, इट इज नॉट समथिंग जो प्लांट केमिकल चेंजेस की वजह से कर रहा है। सो दैट सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नहीं आएगा। अब उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा? व्हेन द विंड और स्टॉर्म स्टॉप्स। सो व्हेन इट स्टॉप्स, तब दैट प्लांट इज गोइंग टू जज कि उन्हें कितना डैमेज हुआ है, एंड उसके हिसाब से कौन से रिस्पॉन्सेज आर इम्पॉर्टेंट। तब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर प्लांट हॉर्मोन्स। वो उसके हिसाब से फिर सर्टेन हॉर्मोन्स और सर्टेन केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि पर्टिकुलर किए गए डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स एक और एडिशनल पार्ट ये है, क्योंकि प्लांट्स में ऑलरेडी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके सेल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इंटरनली लोकोमोशन भी स्टार्ट हो जाता है, केमिकल्स का मूवमेंट और उनका सर्टेन एरिया में मूवमेंट, ताकि मास पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा हो जाए और ब्रेकेज ना हो। क्योंकि प्लांट्स में भी ये रिस्पॉन्सेज होते हैं, मीन्स क्या बोलते हैं, ये इस बात की समझ होती है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है तो वो सर्वाइव कर सके। सो ये वाला पार्ट हमेशा एडिशनल रहता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमेशा डैमेज के बाद आएगा। यस मैम। यस मैम, पर अगर विंड का जो फोर्स है वो ज्यादा रहा तो वो उसी डायरेक्शन में प्लांट ग्रो होता है, तो उसको हम लोकोमोशन में डाल सकते हैं क्या?
नहीं, उसको लोकोमोशन में नहीं डालोगे, उसको आप इंड्यूस्ड मूवमेंट में डालोगे, मींस कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में डालोगे। इसके लोकोमोशन पढ़ने के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होंगे, तब आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व होंगे वहां पे। दैट इज एक्चुअली ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट होता है। सो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर सर्टेन एंगल या सर्टेन डायरेक्शन बन चुका है किसी ऑर्गन का या फिर प्लांट के होल बॉडी का, दैट इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मैम आप साइक्लोसिस एक और बार बता सकते हो? ओके, यस। साइक्लोसिस का मीनिंग है साइटोप्लाज्मा का मूवमेंट। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। साइटोप्लाज्मा में जब जब मूवमेंट आएगा उनमें करंट प्रोड्यूस होगा। करंट मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्ज, मैं उस वाले करंट की बात नहीं करी। करंट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से जो स्ट्रीम्स और रिवर्स में जो करंट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है इन लिक्विड मीडियम। तो वो करंट जब प्रोड्यूस होता है इन एनी डायरेक्शन, वेदर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर मिक्स डायरेक्शन, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम साइटोप्लाज्मिक साइक्लोसिस बोलते हैं। सो इन सिंपल वर्ड इट इज साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। फैक्टर्स कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैम यस यस मैम बुक में तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी दिया है, तो वो क्या है? हाँ, सो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट क्या है? साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस राइट, दैट्स व्हाई आई सेड ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइटोप्लाज्म आपका, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, राइट, इन दोनों को मिक्स करते हैं तब प्रोटोप्लाज्म बनता है। एम आई करेक्ट? यस मैम। राइट। सो ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मीनिंग ये है कि सॉरी, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मीनिंग ये है कि इनसाइड दिस सम काइंड ऑफ, क्या बोलो कि हिंदी में बोलूं तो हलचल, किसी न किसी टाइप का शिफ्ट हो रहा है, उनका पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, या जो लिक्विड मैट्रिक्स है वो फ्लो करने लग गया। और वो क्यों होगा? क्योंकि इधर कोई चीज अंदर से बाहर हो रही है, बाहर से अंदर जा रही है, और वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो वहां पे अगर इनसाइड और आउटसाइड अगर मैं मूवमेंट की बात कर रही हूँ, तो वो किसकी वजह से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो सेल मेम्ब्रेन ही है ना। सेल मेम्ब्रेन अगर अपनी पोर्स ओपन नहीं करेगा या फिर डिफ्यूजन में हेल्प नहीं करेगा, देन हाउ दो सब्सटेंस आर गोइंग टू मूव। तो इन दोनों के ओवरऑल कॉम्बिनेशन से जो भी मूवमेंट हो रहा है इन द साइटोप्लाज्मा, दैट इज साइक्लोसिस। ये शुभम। मैम बट इफ मतलब अगर दो डिफरेंट करंट्स आ गए, मतलब एक जा रहा है लेफ्ट की तरफ, दूसरा जा रहा है राइट की तरफ, अगर दोनों ही क्लैश कर गए तो वो एक वर्लपूल बना देता है वहाँ पानी के अंदर। तो ये सेल इसमें साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नो, यहाँ पे वैसा कुछ इतना मेजर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता। इट्स अ नॉर्मल मूवमेंट, वेरी बेसिक। ये कोई फास्ट वेलोसिटी या हाइपर वेलोसिटी वाला मूवमेंट नहीं है। तो वर्लपूल इफेक्ट या फिर जो आप कह रहे हो जो वाटर में होता है, क्योंकि दैट इज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, दैट इज विस्कोसिटी। ये हाईली विस्कस है। जो साइटोप्लाज्मा है उसमें ऑर्गेनल्स भी हैं, so many things are well balanced also. There are many chemicals या many organelles जो वहाँ पे already produce रहते हैं, already present रहते हैं, जो इस टाइप के movements हैं उनको control कर सके या फिर कोई भी coordination या assembly में problem ना आए। So reaction is important और ये years of adaptations है, तो reactions तो हो रहे हैं, बट रिएक्शंस के साथ साथ उनकी असेंबली और उनके ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई हार्म नहीं हो रहा है। सो साइक्लोसिस इज बेसिक, वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये बस एक साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को एक फैंसी वर्ड दे दिया है, दैट इज साइक्लोसिस। यू डोंट हैव टू थिंक मच मोर अबाउट इट। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? मैम व्हाट इनिशिएट साइक्लोसिस? देर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर कंस्टिट्यूएंट्स कम या ज्यादा हो गया, या फिर सर्टेन सॉल्ट कंस्टिट्यूएंट है, जैसे Na+ ले लो, या फिर कोई आयन कंस्टिट्यूएंट है जो कि सेल को उस टाइम पे रिक्वायर्ड है, तो ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रा सेलुलर मास में या फ्लूइड में जो भी प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो इनसाइड ही क्या बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स उस टाइम पे अपना, उनके जो भी रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके पोर्स ओपन होते हैं। तो मल्टीपल आपके डे टू डे लाइफ के जितने भी हैं, सपोज मैं अभी बात कर रही हूँ, बात करने के लिए मेरे हैंड मूवमेंट, मेरा वोकल कॉर्ड, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। अब इनको एनर्जी की जरूरत है, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर मास। क्यों? क्योंकि वो फिर मेरे सेल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सेल एब्जॉर्ब करने के बाद कंबाइनली एज अ टिश्यू मैं कुछ रिएक्ट कर पा रही हूँ या
एक्ट कर पा रहे हो। तो एवरी टाइम, हर टाइम पे साइक्लोसिस होता ही होता है। साइक्लोसिस इज नॉट हार्मफुल या कोई वो डेंजरस चीज नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल बॉडीली मूवमेंट या सेलुलर मूवमेंट कह लो। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग, एनीथिंग कैन इनिशिएट, जहां पे सेल इंटरेक्शन आएगा वहां पे साइक्लोसिस इनिशिएट हो जाएगा। यस निखिल। मैम जब साइक्लोसिस होता है तो प्लांट में कुछ चेंजेस दिखते हैं क्या हमको? नो, यू कैन नॉट सी। ये डे टू डे लाइफ मीन्स ये रेगुलर मूवमेंट है, तो आपको चेंजेस नहीं दिख सकते यहाँ पे। यू कैन नॉट सी, एवरी टाइम हो रहा है। इवन इन योर बॉडी ऑल्सो साइक्लोसिस इज गोइंग ऑन, क्योंकि किसी ना किसी टाइप का डिफ्यूजन या सेलुलर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये ऐसे बेसिक चीजें हैं जो विच इज द सिग्निफिकेंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो आप जिंदा हो, उस चीज की निशानी यही है कि कंटिन्यूअस मूवमेंट्स हो रहे हैं, और कंटिन्यूअस मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो साइक्लोसिस आप कैसे देख सकते हो? तो आपका साइक्लोसिस ये तो माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट है जो आप देख पाओगे, यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई। या फिर साइक्लोसिस हो रहा है उसकी वजह से एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको नहीं दिखे। इट इज समथिंग जो वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई सेड एट सेलुलर लेवल यहाँ पे। यस, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so let's move on with the movement of locomotion. So first is autonomous, next is induced. Autonomous में भी बहुत सारी क्या बोलते हैं कि बहुत सारी, सॉरी, ऑटोनॉमस में ज्यादा कैटेगरीज नहीं है। आपके इंटरनल मूवमेंट्स या इंटरनल सेल या ऑर्गेनल्स के जो मूवमेंट्स हैं, तो जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे एक्चुअली वो इसके अंडर इन्वॉल्व होते हैं। तो यू कैन मेंशन साइक्लोसिस इन दिस मूवमेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्मा के मूवमेंट्स में चेंज आ रहा है, ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में चेंज आ रहा है, सो दैट्स पार्ट ऑफ लोकोमोशन ओनली। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंड्यूस्ड। जो नेचुरल हो रहा है दैट इज नेचुरल, इसमें कोई हार्म नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी इंड्यूस्ड मूवमेंट्स आल्सो जो which are responsible for certain behavior and characteristic change. अभी इंड्यूस्ड मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट, अगर केमिकल्स को मैं कंसिडर करूं तो जो फर्स्ट मूवमेंट है दैट इज कीमोटेक्टिक। अच्छा, इंड्यूस्ड मूवमेंट्स को टेक्टाइल मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, सो उनके लिए टेक्टाइल वर्ड यूज किया गया है। या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, ज्यादा फैंसी है, पैराटोनिक मूवमेंट। You can consider as paratonic movement also. So the very first movement or very first type is chemotactic. कीमोटेक्टिक मतलब कि केमिकल्स जो है उनसे क्या बोलते हैं कि इंड्यूस्ड मूवमेंट। अभी केमिकल्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन के टाइम पे व्हेन पोलन ग्रेन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वन पार्ट फ्रॉम द अनदर पार्ट मतलब मेल जो बॉडी है वहां से वो मूव कर रहा है फीमेल पार्ट पे। सो जो मूवमेंट होता है एक्चुअली उनके सिग्नल्स होते हैं विच इज शुगर सिग्नल। तो कंटिन्यूअसली शुगर रिलीज हो रहा है एंड ऑल्सो मैलिक एसिड। तो ये रिलीज होते रहते हैं कहाँ पे, आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट, जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको आर्कीगोनिया बोल रहे हैं। सो ये जो सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स पे। सो ऑफ कोर्स रिसेप्टर है, अट्रैक्शन यही होता है। तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, जहां से वो कॉन्सेंट्रेशन उनको ज्यादा रहेगा उस डायरेक्शन में वो मूव करते जाएंगे। तो वो जिस भी डायरेक्शन में होगा वहां वो मूव करते जाएंगे पोलन ग्रेन्स, एंड फाइनली दे विल अटैच एंड दे विल कम टुवर्ड्स ओवम, या फिर ओव्यूल के पास वो आ जाएंगे और वहां पे जाके उनका फ्यूजन होगा। सो ये जो मूवमेंट है, इस टाइप के जो नेचुरल मूवमेंट्स, अभी यहाँ पे लोकोमोशन हुआ क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हुआ, प्लेस चेंज हुआ। किसका, पोलन ग्रेन्स का, या गैमेट्स के जो प्लेसेस हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो वो चीजें चेंज हुई। तो जब ये चेंज हुए तो ऑफ कोर्स उसको लोकोमोशन की कैटेगरी में रखा। सो द फर्स्ट एग्जांपल मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर कीमोटेक्टिक में बोले तो गैमेट्स के मूवमेंट जो होते हैं दैट इज द फॉरमोस्ट एग्जांपल ऑफ कीमोटेक्टिक लोकोमोशन। एवरीवन गॉट इट?
एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच सब्सटेंस. ओके, मैलिक एसिड एक्चुअली सारे के सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मींस मैं बात कर रही हूँ ओव्यूल्स की. सो वहां पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं बात करूँ तो बेरीज, अगर प्लांट्स का अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आई विल टॉक अबाउट कि बेरीज में प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारी बेरीज होती हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं. कुछ लोअर, नॉट लोअर एक्चुअली, ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. मैम साइकस. यस एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम आपने वो प्लांट और रिप्रोडक्टिव के बीच में क्या लिखा है? फीमेल, एक्चुअली इट्स अ साइन ऑफ फीमेल. यस मैम. मैम वही पूछना था कि ये Okay. Okay. So yes, everyone understood the first type, chemotactic. Yes, ma'am. Okay. Let's move on to the another example, that is phototactic. Phototactic यानी जो लाइट से इंड्यूस्ड मूवमेंट है, that is phototactic. अभी लाइट इंड्यूस्ड मूवमेंट है. सो लाइट इंड्यूस्ड मूवमेंट इजी है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है. बट देर आर मेनी प्लांट्स. अभी लाइट इंड्यूस्ड मतलब यहाँ पे एक चीज है जो बच्चे गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं. सो द करेक्ट थिंग इज कि प्लांट को ना ही लो इंटेंसिटी लाइट पसंद है, ना ही हाई इंटेंसिटी पसंद है. दोनों ही नहीं पसंद. उनको मीडियम इंटेंसिटी चाहिए. मैम so we can say that they are like electrical current only. They are like Electronic device which neither accept low intensity nor right. You can say I'm not that well versed with the electronic devices, और मुझे उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है. बट इफ यू मीन द सेम थिंग कि उनको एवरेज मींस एक मॉडरेट या क्या बोलते हैं कि हाँ, मॉडरेट वर्ड इज द राइट वर्ड. अगर एवरेज या फिर मॉडरेट इंटेंसिटी पसंद है, सो दैट मीन्स फोटोटेक्टिक ओनली. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स हैं अगर वो हाई इंटेंसिटी में है तो भी मीडियम इंटेंसिटी की तरफ मूव करते हैं, और अगर वो लो इंटेंसिटी में है तो भी वो मीडियम इंटेंसिटी की तरफ मूव करते हैं. इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एक इज क्लेमाइडोमोनास. मैं जो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ वो एक्चुअली यूनिसेलुलर एल्गी का है, जो कि प्लांट किंगडम में आता है, बट इसके पास वेल वर्स्ड लीफ, स्टेम, रूट्स नहीं है. बट जस्ट बिकॉज ये प्लांट्स की कैटेगरी में आ रहा है तो बॉटनी में इसको पढ़ना ही पड़ेगा. सो क्लेमाइडोमोनास बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, एक्वेटिक है. तो इनके पास ये मीडियम है कि ये हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी से बच सकते हैं. जहां पे मीडियम इंटेंसिटी होगी वो वहां पे मूव करेंगे. सो दे हैव सर्टेन सिग्नल्स, क्योंकि हाई इंटेंसिटी से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी एंड लो इंटेंसिटी है तो उससे भी हीट कम हो जाएगी, तो राइट टेम्परेचर नहीं मिलेगा इनको सर्वाइव करने के लिए. सो दिस इज फोटोटेक्टिक. फोटोटेक्टिक से एक और इंटर रिलेटेड मूवमेंट है, दैट इज थर्मोटेक्टिक. अगेन सेम एग्जाम्पल है. तो ये भी क्या कर रहे हैं, इनको भी अगेन यहाँ हाई हीट या फिर एकदम एक्सट्रीम लो हीट या फिर कोल्ड, ऐसी चीजों के बीच में क्या बोलते हैं कि ऐसी चीजों वाले मीडियम में इनको रहना ही नहीं है. तो ये क्या करते हैं, मीडियम वार्म वाटर, ये मीडियम वार्म वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं. सेम क्लेमाइडोमोनास. सो बेसिकली जो इंड्यूस्ड या फिर पैराटोनिक मूवमेंट है वो मूवमेंट नोटिस किया गया फर्स्ट या तो गैमेट्स में, नहीं तो फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. प्लांट इन जनरल में आप इतना ज्यादा लोकोमोशन या मूवमेंट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते. यू कैन ओनली ऑब्जर्व एट गैमेट लेवल. ओके, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्या बोलते हैं कि या टाइप्स ऑफ लोकोमोशन. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ या बहुत क्या बोलते हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे. सो दीज आर द बेसिक. यस मैम sunflower will also come in this phototactic movement. नहीं, आई नो, आप मुझे पता ही था कि आप ऐसा पूछोगे. सो दैट कम्स इन द कर्वेचर, जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं. ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड? यस. लास्ट पार्ट एक बार फिर से रिपीट करो. ओके, थर्मोटेक्टिक मतलब हीट. थर्मो मीन्स हीट, तो हीट इंड्यूस्ड जो भी मूवमेंट्स होंगे दैट इज थर्मोटेक्टिक. जैसे ये लाइट इंड्यूस्ड मूवमेंट्स थे, ये हीट इंड्यूस्ड मूवमेंट है.
ये फोटोटेक्टिक और थर्मोटेक्टिक मैंने इंटर रिलेटेड इसलिए बोला क्योंकि समवेयर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ हीट ऑल्सो, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट? तो क्लेमाइडोमोनास, ये जो मूवमेंट है, ये जो दोनों टाइप के मूवमेंट है, ये मोस्टली यूनिसेलुलर फॉर्म में ऑब्जर्व किए गए हैं। ऐसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस या बैक्टीरिया या फिर फ्यू प्रोटिस्टास लाइक प्रोटोजोआ वगैरह, ये लोग शो करते हैं, बट दे आर नॉट द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स ना। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स प्लांट्स कैटेगरी में भी चाहिए जो इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर सके। सो जब ढूंढा गया कि इंड्यूस्ड मूवमेंट्स कहाँ होते हैं, सो क्लेमाइडोमोनास इज वन ऑफ द एग्जांपल, जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, सो दे शो दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स। सो फोटोटेक्टिक मतलब लाइट इंड्यूस्ड, तो उनको ना हाई इंटेंसिटी लाइट चाहिए ना लो इंटेंसिटी लाइट चाहिए, वो मीडियम इंटेंसिटी लाइट की तरफ हमेशा मूव करेंगे। एंड बिकॉज लाइट की वजह से हीट या टेम्परेचर की इंटेंसिटी भी रिलेटेड है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो चेंज होती है, सो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि वो मीडियम वार्म वाटर, यानी कि ना ही बहुत ज्यादा वार्म और ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड, ये दोनों ही एरिया में नहीं मिलते, वो मीडियम वार्म वाटर की तरफ मूव करते हैं बिकॉज दे हैव टू सस्टेन दैट वे। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? यस मैम। ओके, सो दिस इज क्या बोलते हैं कि all about हमारा locomotion. Now let's talk about the movement of curvature. अभी curvature as a English word as a meaning, it means कि वो इस direction में move कर रहे हैं कि उनकी bending हो रही है, या फिर उनकी several directions, या फिर किसी ना किसी reason की वजह से किसी जगह आप move कर रहे हो तो एक सर्टेन शेप या सर्टेन एंगल आप एक्वायर कर लेते हो, दैट इज कर्वेचर। अभी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? मतलब मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, मैं एज अ प्लांट इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। इससे पहले मैं सेलुलर लेवल की बात कर रही थी, अब मैं बात कर रही हूँ कि हमें विजिबली क्या दिखता है। तो जो भी आपके क्वेश्चन थे, साइक्लोसिस तो आप नहीं देख पाओगे, बट हाँ देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो भले ही विजिबल है, तो वो जो रिएक्शंस है वो मूवमेंट में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रही हूँ। सो दैट इज व्हाई सेकंड जो कैटेगरी है हमारी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अभी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी अगेन दो टाइप का होता है। सो द फर्स्ट इज पुराने की तरह ऑटोनॉमस, दोनों में ही ऑटोनॉमस है, एंड द सेकेंड पार्ट इज इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस अब बताने की जरूरत नहीं है, मींस वो अपने आप मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ सम एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इवोल्यूशन की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है या अडेप्टेशन हुआ है उसकी वजह से, तो दैट इज ऑटोनॉमस, यानी जो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी ऑटोनॉमस में भी दो कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट इज अप एंड डाउन मूवमेंट। अप एंड डाउन मूवमेंट मतलब कि अगर टर्जिडिटी अफेक्ट हो रही है लीव्स की, स्पेशली लीव्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर लीफ की टर्जिडिटी अफेक्ट हो रही है, अभी टर्जिडिटी कैसे अफेक्ट होगी? जब वाटर एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, मतलब अगर वाटर ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, सो लीफ विल बी लेस टर्जिड। कौन सी सिचुएशन में लेस टर्जिड होगा? व्हेन वाटर हैज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, एक्सोऑस्मोसिस, राइट, या फिर एक्सोऑस्मोसिस। इफ यू ऑल अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस, तो एक्सोऑस्मोसिस कह लो, तो लेस टर्जिड हो गया। एंड हाई या फिर मोर टर्जिड या फिर हाई टर्जिडिटी किसमें होगी? इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सिचुएशन में होगी। सो ये टर्जिडिटी मूवमेंट की वजह से देयर आर मेनी प्लांट्स ऐसे, स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि वहां पे ट्रॉपिकल रीजन जैसे हमारी कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, एंड बिकॉज सीजन होने की वजह से टेम्परेचर में हमारे यहाँ फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। इनफैक्ट हमारे एक ही दिन में टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन सब की वजह से देयर आर मेनी एशियन स्पीशीज एंड प्लांट्स, वो अपने मूवमेंट को, अपने वाटर मूवमेंट को कंट्रोल इस तरीके से करते हैं कि टर्जिडिटी मींस कभी कभी ऐसा लगता है कि लीव्स ज्यादा खिले हुए हैं, मींस देयर आर वाइड ओपन, एंड कभी कभी वो श्रिंक्ड फॉर्म में नजर आते हैं। ओके, सो देयर इज वन फेमस एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
डेस्मोडियम गायरेंस। ये एशियन प्लांट्स हैं, आप सब लोगों ने देखा, एक नॉर्मल घास की तरह होती है, कहीं भी कॉमनली प्रेजेंट है। आई डोंट हैव द पिक्चर्स राइट नाउ, अदरवाइज आई वुड हैव शोड इट। तो मैं सर्च करके आपको थोड़ी देर में शो कर दूंगी। सो डेस्मोडियम गायरेंस ये एशियन स्पीशीज है। इसका एक और नाम है इंडियन टेलीग्राफ। मैम ये थोड़ा तुलसी जैसा ही दिखता है ना? आई एम नॉट श्योर, यू कैन से लीव्स का साइज वैसा है, तुलसी जैसा ही है। इनके कैसे मैम वो लीव्स होते हैं? गार्डन्स में उगता है ना, गार्डन सॉरी, जो गार्डन रहते हैं नॉर्मली वहां पे राइट, यू कैन से इनका जो लीव्स होता है मींस ये 4 डायरेक्शंस में प्रेजेंट है। सो दीज 4 आर द डायरेक्शंस, इस टाइप से। और अगर क्या बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर शेप तब वो अचीव करते हैं जब लेस टर्जिड है, मींस वाटर इज नॉट दैट मच प्रेजेंट, और वो खिले हुए फ्लावर की तरह तब उनके लीव्स प्रेजेंट होते हैं व्हेन टर्जिडिटी इज देयर। तो ये जो टाइप का मूवमेंट अप एंड डाउन, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। तो ये ऑटोनॉमस है, मींस प्लांट समझता है कि किस टाइम पे क्या करना है। तो उनके एक्टिविटीज या वाटर की क्या बोलते हैं पोजीशन जब चेंज होती है, तो वो जो इफेक्ट है, वो जो इम्पैक्ट है, वो उस लीफ के पोजीशन पे या लीफ के शेप पे पड़ता है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट। नाउ सेकंड, ऑटोनॉमस का ही सेकंड एग्जांपल इज ग्रोथ। मींस Hello, ma'am. हमारे ग्रोथ से रिलेटेड जो मूवमेंट है, दैट इज ग्रोथ इंड्यूस्ड या फिर डायरेक्टली you are ग्रोथ not मूवमेंट। यस, सॉरी, समवन सेड समथिंग। Ma'am, you are not audible. आई एम नॉट ऑडिबल। Yes. मैम एक्चुअली यू आर। डर से क्या है? Okay, let me just check my internet. That's why I switched off my video, ताकि मेरे voice में कोई interruption ना आए। मैम आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। Okay, okay. हाँ मैम। Okay, so I will repeat जिन बच्चों को सुनाई नहीं दिया। Sorry. आप जस्ट बैक का बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे इधर होगा या तो Okay, sure. So autonomous basically मैंने बताया जो अपने आप जो मूवमेंट हो रहा है इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, दैट इज ऑटोनॉमस। पहले तो ये समझ लो। दूसरा, हम कर्वेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एक जगह से दूसरे जगह पोजीशन के बारे में नहीं, हम ऑर्गन्स और उनकी बेंडिंग और डायरेक्शन में चेंज जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया मैंने अप एंड डाउन मूवमेंट का, जो कि टर्जिडिटी यानी वाटर के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर बात हो रही है। सो द वेरी कॉमन एग्जांपल, मतलब जहां पे ये प्रेजेंट होता है वो लीव्स में होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लीव्स के अप एंड डाउन मूवमेंट्स होते हैं, एंड द कॉमन एग्जांपल इज डेस्मोडियम गायरेंस। बस मैंने इतना ही बोला। अब ये अप एंड डाउन मूवमेंट यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे ही अगर हाई टर्जिड है तो वो दे विल बी लाइक फ्लावर्स। उनके प्लांट्स जो उनके लीव्स हैं वो इस तरीके से खिले होंगे कि एकदम फ्रेश, क्या बोलते हैं कि ग्रीन कलर, एंड देन दे आर वाइड ओपन। और जैसे ही अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है या लेस टर्जिड है, सो दे विल बेंड लिटिल बिट, मतलब जैसे मुरझा जाते हैं वैसा उनका स्ट्रक्चर बन जाता है। Okay, so that is the example of up and down movement। और ये इंटरनली होता है, इधर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ है या फिर वाटर अवेलेबिलिटी कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से प्लांट अपना डिसीजन लेता है कि कैसे मुझे मूव करना है। सेकेंड इज ग्रोथ मूवमेंट। अभी ग्रोथ मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट कंफ्यूजन ऑर्गन ग्रोथ, कि उस प्लांट के ऑर्गन्स या पर्टिकुलर पार्ट पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, या फिर स्टेम किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, लीव्स किस तरीके से डेवलप हो रही है, मैं डायरेक्टली उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट इज, इसकी भी कैटेगरीज हैं, देयर आर मेनी कैटेगरीज। सो फर्स्ट इज न्यूटेशन। न्यूटेशन को अगर कॉमन इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूं, इट मींस नॉडिंग मूवमेंट। ओके, आई थिंक नॉडी कार्टून सबने देखा था। नॉडिंग मूवमेंट मतलब बहुत ही फास्ट टिल्टिंग होगी। ओके, दैट इज नॉडिंग। हम हमारे हेड नॉड करते हैं, वी नॉड इधर इन अ येस और इन अ नो। सो जो भी एक्सेस आपका मींस नॉडिंग में क्या हो रहा है, आपका जो मेन एक्सेस है वो चेंज नहीं हो रहा, बट स्टिल उस एक्सेस से अटैच जो हेड है दैट इज चेंजिंग। ओके, सपोज दिस इज आवर नेक और दिस इज आवर हेड। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर वी मूव इन दिस डायरेक्शन ऐसे, या फिर वी मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो दीज आर द फ्यू नॉडिंग हमारे क्या बोलते हैं कि मूवमेंट्स है। तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है कि आपका जो ये गर्दन की एक्सिस है, यू डोंट मूव दैट पार्ट, ओनली उससे सपोर्टिंग जो चीजें हैं वो आप मूव करते हो।
तो सेम चीज हमारे प्लांट्स में भी होती है। ऐसी चीजें जो मेन एग्जाम्पल है वो क्रीपर्स में दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? उनको डायरेक्शन के लिए आप जो भी दोगे तो उनका ग्रोथ का जो डायरेक्शन है, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, तो वो पर्टिकुलर एक्सिस तो चेंज नहीं होगा, बट उसके अराउंड वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस अपना सकते हैं या सर्कुलर मूवमेंट कर सकते हैं। हाउ इट इज गोइंग टू मेक सर्कुलर मूवमेंट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स सबको पता है क्या होते हैं? क्रीपर्स के साथ जो एक अटैच्ड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर, जो कि सपोर्ट के लिए या ग्रैबिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज टेंड्रिल। तो ये क्या कर देता है, कभी कभी सपोज मनी प्लांट अगर सबके घर पे होगा या डिफरेंट डिफरेंट क्रीपर्स होंगे, तो आप जिस भी डायरेक्शन में उसको रखोगे या जो भी सपोर्ट सिस्टम दोगे, तो वो उसके अराउंड स्पाइरल मूवमेंट कर लेगा खुद को बांध के रखने के लिए। ओके, सो अब ये देखो, उनका डायरेक्शन चेंज नहीं, उनका एक्सिस चेंज नहीं हुआ, बट वहां पे वो नॉड कर रहे हैं। सो दैट इज न्यूट्रिशन। सो ये ग्रोथ मूवमेंट में, मतलब उनका ऑर्गन डेवलपमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है। एंड ये एक एक्सटर्नल ये एक इंटरनल इनका नेचर है। नो वन हैज डन एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं किया, दे टुक द डिसीजन कि उनको सपोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज न्यूट्रिशन। फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूट्रिशन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोनास्टी। एंड इसी से जुड़ा हुआ एक और है, दोनों का मैं पैरेलल आपको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी बोलूंगी। यस, एक ये वाली स्लाइड दिखाओ ना एक बार। ओके, दिस वन। यस मैम, वेट। ओके ओके। मैम एक डाउट पूछना था। मैम ये जो टेंड्रिल्स हैं ये कॉमनली वाइन यार्ड में होते हैं ना, जो ग्रेप्स वगैरह? हाँ, ग्रेप्स में भी होते हैं। देन जैसे मनी प्लांट के लिए। गार्ड्स वगैरह, जैसे लौकी, खीरा, इस टाइप के जो मनी प्लांट्स हैं, प्लांट। पंपकिन, यस, मनी प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं टेंड्रिल्स, क्योंकि सपोर्ट, जो भी क्रीपर्स हैं जिनको भी सपोर्ट की जरूरत है वहां पे वो प्रेजेंट होंगे, बिकॉज वो दे एक्ट एज अ हुक। और क्रीपर्स को सपोर्ट चाहिए, उनके पास स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम नहीं है या स्ट्रॉन्ग वुडी ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट, उनके रूट्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो दिस इज द रीजन। ओके, सो दिस स्लाइड इज डन। इज इट डन? यस Ma'am, also yes ma'am, thank you ma'am. fruit is having the husk, so it is also type of movement. Sorry, fruit. Ma'am, coconut is having its husky covering or hard shell covering. So, Okay, no, ma'am, this is not the type of movement. वो उनका डेवलपमेंट है वैसा। okay. That comes into organogenesis. रेंट का इनमें है वो। Okay, जब ऑर्गन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट थोड़ा सा। ओके, लेट मी जस्ट फिनिश दिस पार्ट, हाइपोनास्टी एंड एपिनास्टी, अदरवाइज फिर प्लांट हार्मोन्स का बहुत रह जाएगा हमारा। सो हाइपो और एपी, हाइपो मीन्स लोअर, ओके, नीचे, एंड एपी मीन्स ऊपर। सो हमारे लीव्स के पास बेसिकली कितने रीजन्स होते हैं? आई थिंक 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज द अपर रीजन, जो कि थोड़ा ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, ज्यादा शाइनी या ग्लॉसी रीजन होता है। और दूसरा रीजन होता है मैट रीजन, ओके, जो थोड़ा सा अलग टाइप का ग्रीन कलर है, थोड़ा सा मैट टेक्सचर है, थोड़ा कंपैरेटिवली लाइट है, एंड द अदर वन इज ब्राइट। सो जो द ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड अडैक्शियल, ओके, एंड जो लोअर पार्ट है, ओके, विच इज नॉट विजिबल इन दिस डायग्राम, तो ये उसको बोलते हैं अबैक्शियल। सो लेट्स टॉक दिस पार्ट नाउ, हाइपोनास्टी के बारे में। हाइपोनास्टी मतलब कि जब लोअर पार्ट यानी अबैक्शियल रीजन जो है लीफ का, वहां पे मोर सेलुलर ग्रोथ होगा, या फिर मोर ग्रोथ कह लो, जिसकी वजह से वो थिक हो जाते हैं। और जब वो थिक हो जाते हैं, यानी नीचे का पोर्शन जब थिक हो जाएगा, तो क्या हो जाती है, लीफ की कर्लिंग शुरू हो जाती है, तो वो अंदर की तरफ उनका मूवमेंट हो जाता है, दैट इज हाइपोनास्टी। ओके, सो कभी कभी कुछ प्लांट्स इस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं कि उनका अबैक्शियल रीजन यानी लोअर रीजन
थोड़ा सा थिक रहता है एज कंपेयर टू द अपर पार्ट, और उसकी वजह से अंदर की तरफ थोड़ी सी कर्लिंग रहती है. ओके, सो योर होमवर्क इज, अभी यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट वन एग्जाम्पल या वन कंडीशन जिसमें हाइपोनास्टी शो होता है. ओके, यू कैन इधर ब्रिंग द पिक्चर्स ऑल्सो, यू कैन शेयर योर स्क्रीन्स जिसमें आप पिक्चर्स दे सकते हो, आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो, और मे बी टेल मी द कॉमन नेम या जो भी उनका एग्जाम्पल है. दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे. सेकेंड, अगेन यहाँ पे भी होमवर्क है, बट मैं पहले एपिनास्टी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब जैसे हाइपोनास्टी में लोअर पोर्शन डेवलप हो रहा था, तो एपिनास्टी में क्या होगा, अपर पोर्शन डेवलप हो जाएगा. तो अपर पोर्शन डेवलप हो जाएगा तो लीफ का मूवमेंट क्या हो जाएगा, वो ऊपर से मींस वो नीचे, लोअर पोर्शन की वजह से नीचे उनकी कर्लिंग होगी, इनकी कर्लिंग टुवर्ड्स इनसाइड, इनकी कर्लिंग होगी टुवर्ड्स आउटसाइड. ये जो फेनोमेना है ये कभी कभी यूज होता है मे बी ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स के टाइम पे, या फिर फ्लावर्स जब ओपन होते हैं और उनके आसपास जो लीव्स हैं उनको उस टाइप से मूवमेंट करना पड़ता है. ओके, सो इस टाइप के मूवमेंट फ्लावर्स ओपनिंग के टाइम पे प्लांट्स अडेप्ट करते हैं. मैम, यस, मैम मुझे एक सवाल पूछना था जो इसी के जस्ट रिलेटेड है कि एक रेडियो स्टेशन था और जो उसका टावर रहता है मैम, उसके इधर एक प्लांट ऐसे जस्ट हमने टच किया अगर, तो वो प्लांट भी क्या है, एक स्पीकर, मतलब वो रेडियो की तरह ही आवाजें निकालने लगता है. जो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वो वही सेम प्लांट भी करने लग जाता है. ओके, लेकिन प्लांट जो है बहुत गर्म हो जाता है उससे और वो जलने भी लग जाता है, लेकिन फिर भी वो मतलब उतना ऐसे स्पीकर जैसे सिस्टम बना देता है. तो मैम ये भी मतलब एक तरह का मूवमेंट हुआ क्योंकि उसके कर्ल हो जाते हैं, तो ये मैम राइट, वो हो सकता है, फिर वो उसको ना हम उसे इंड्यूस्ड में डाल सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि जो उनके डायरेक्शंस हैं वो क्या बोलते हैं कि बदल रहे हैं, मे बी लीव्स की पोजीशन बदल रहे हैं, उनके साउंड, कह लो कि साउंड इज एन एक्सटर्नल फैक्टर. दो आपके सिलेबस में साउंड या फिर हमने एज अ स्टडी कभी साउंड एज एन एक्सटर्नल फैक्टर नहीं पढ़ा है, बट यस ऑफ कोर्स देयर आर मेनी एग्जिस्टिंग प्रूफ्स और बहुत सारे रिसर्च हैं जिसमें कि हो सकता है कि वेव्स या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड इंड्यूस कर रहे हैं सर्टेन मूवमेंट्स. तो जो आप रेडियो वाली सिचुएशन कह रहे हो कि ऑफ कोर्स वो रेडियो स्टेशन के पास वो प्लांट है, राइट, मतलब कि वो रेडियो वेव्स, yes. वो टच कर रहा है, वो मतलब उसने प्लांट को हमने टच करा है डायरेक्ट, मतलब उसको हमने इन कांटेक्ट में रखा है, हमने मतलब उसे मतलब प्लांट को ही मतलब उसकी जो लीफ वगैरह उसका पूरा बॉडी उसके कांटेक्ट में है जो रेडियो टावर के. ओके, अगर वो टावर के कांटेक्ट में है मतलब वहां पे जो भी वाइब्रेशंस है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर ऐसा हो सकता है. और वो वुडी प्लांट है, उनमें रिजिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो जो वाइब्रेशंस है वो मूव कर पा रहे हैं वन पार्ट टू अनदर. अगर वो वुडी नहीं होगा, सी क्यों हम मेटल यूज कर रहे हैं या फिर बाकी मींस स्ट्रॉन्ग या फिर कंडक्टर्स, जो कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि वो एक चीज को दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, जबकि प्लांट ऐसा नहीं है. बट हो सकता है कि किसी वेव्स की कंडीशन में दोज टाइप ऑफ प्लांट्स, मींस आई एम नॉट श्योर उसका स्पीशीज क्या है या उस प्लांट का नाम क्या है, बट अगर उस टाइप के प्लांट्स मे बी दे आर हेल्पिंग इन ट्रांसमिटिंग द वेव्स एक जगह से दूसरे जगह पे. ओके, सो दैट्स वाई वो ऐसा नेचर अडेप्ट कर रहे हैं. सो इट कैन बी देन साउंड को आप एक्सटर्नल फैक्टर डाल सकते हो, मतलब मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में इंड्यूस्ड, ये तो अभी हम ऑटोनोमस पढ़ रहे हैं ना, तो जो इंड्यूस्ड वाली कैटेगरी है उसमें एज एन साउंड आप एक्सटर्नल फैक्टर उसको इंक्लूड कर सकते हो. ओके, देयर आर एक्चुअली मेनी रिसर्च जो कि इन सब चीजों पे हुआ था. यस, निखिल, यू रेज्ड योर हैंड. यस मैम, जो पहले हमने पढ़ा ग्रोथ मूवमेंट, तो उसमें मुझे ऐसा डाउट है, मैंने ऐसे देखा है कि जो सपोर्ट है क्रीपर्स का वो अगर हम निकाल देते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, और अगर उनको निकाल रहे हो मतलब इधर वो दे आर जस्ट फॉलिंग डाउन, ओके, और नहीं तो वो लैंड पे है. ओके, तो अगर वो सरफेस पे है तो वो उतना ही ग्रो करेंगे जितना वो उनको क्या बोलते हैं, थ्रू टच वो जितना समझ पा रहे हैं वो वैसे ही ग्रो करेंगे. दे आर कंफ्यूज्ड एंड जम्बल्ड अप. ओके, क्योंकि उनकी हैबिट है, क्रीपर्स है, तो उनका नेचर है कि उनको एक डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन के लिए बाइंडिंग एजेंट्स चाहिए. तो बाइंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अगर आप घर पे या फिर जो फार्मर्स जो आप देखते हो, वो जो ग्रेप्स का भी जो आप देख रहे हो, दैट इज व्हाट, कि उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि ये उनके लिए लिमिट है,
यहाँ तक उनको ग्रो कर रहे हैं और वो उस पे ही डेंस हो जाते हैं। बट अगर आप उनको नहीं कर रहे, इफ दे आर ऑन द लैंड, तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। हाँ, वो एक ही जगह पे ज्यादा डेंस हो जाते हैं। आपने घर पे भी देखा होगा, बहुत लोगों के घर पे है कि हैंगिंग आपने फ्लावर पॉट्स देखे होंगे, ओके, एंड उस पे क्रीपर्स होते हैं एंड दे जस्ट फॉल डाउन। ओके, तो वो एक बहुत ही ऐसे बंच टाइप जो उनका होता है, दे जस्ट फॉल डाउन, और वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। अगर सिर्फ फ्लावर पॉट के माउथ पे देखोगे तो वो बहुत ज्यादा डेंस होंगे उस एरिया में, बाकी सारा हैंगिंग होगा, क्योंकि उनको डायरेक्शन ही नहीं दिया गया। उनको पूरा का पूरा जो फ्लावर पॉट था, दैट इज ओनली द सपोर्टिंग एजेंट, तो दे विल हैंग, तो उसी तरीके से वो होंगे। बट हाँ, उनकी ग्रोथ लिमिटेड हो गई, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, वो लिमिटेड हो रही है। ओके, सो दिस मैम हैपेंस। पर वो जल जाते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है? सॉरी, वो ऐसे जल जाते हैं थोड़े, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? वो सॉरी, आई डिडंट हर्ड योर वर्ड, मींस आई मिस्ड योर वर्ड एक्चुअली। Ma'am, he is saying that what is the reason behind this phenomena? ओके, रीजन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। सी, अगर किसी चीज का जो नेचर है, वो नेचर अगर आप कंप्लीटली माइनस कर रहे हो, कंप्लीटली सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, सो कंफ्यूजन तो होगा ना। तो जैसा आप एनवायरमेंट दोगे, वो प्लांट वैसा ही ग्रो होता है। इसीलिए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में मैं आपको ये बता रही हूँ कि डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हो एंड उनको एज इट इज हैंगिंग छोड़ रहे हो, या फिर आप क्या बोलते हैं कि उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, लॉन्ग सपोर्टिंग एजेंट्स या फिर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे, सो उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा एंड दे आर कंफ्यूज, तो दे बिकेम क्लमजी। तो एक ही जगह पे वो डेंस हो जाते हैं बहुत सारे, और उनका डेंसिटी वाइज तो वो ज्यादा रहते हैं, लेंथ वाइज बहुत कम हो जाते हैं। ओके, आई थिंक अगर आप, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने रियल टाइम फार्मिंग देखी है, नहीं देखी है, या फिर अगर कुछ बहुत लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, सो यू जस्ट गो एंड चेक इन द फार्म, और वहां पे अगर आप जाकर देखो जो क्रीपर्स या उस टाइप के बेस्ड प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द रीजन कि वो लोग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और अगर डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, अगर लैंड पे एज इट इज वो क्रीपर ग्रो हो रहा है, तो वो एक ही जगह पे डेंस होता है। ओके, सो वो डेंसिटी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी प्लांट को एरिया चाहिए, सरफेस चाहिए। मैम, यस, तो इसीलिए ढांचा पहले बना देते हैं ना उसका। राइट, पहले ही आप बना देते हो ताकि उनको डायरेक्शन मिल जाए, उनको कंफ्यूजन ही ना हो। यस भाव्य। मैम, जैसे क्रीपर का एग्जांपल दिया है क्लाइंबर का, तो वो हमने प्लांट किया उसे, और उसके थोड़ा सा दूर रखा ये ऐसे, उसके लिए सपोर्ट। तो प्लांट को कैसे पता चलता है कि सपोर्ट इतना दूर है, तो हमें वहां पे जाके कर्ल होना? ओके, प्लांट को पता नहीं चलता, दे मींस टच वगैरह वो महसूस करते हैं, मींस थ्रू टच जो भी उनको रिस्पॉन्सेज आते हैं या जो भी वो एनालाइज कर पाते हैं उस चक्कर में, तो उससे वो कह लो कि उनका भी एनालिसिस है, दे आर डूइंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस या मल्टीपल कैलकुलेशंस इन देयर बॉडी, और वो कैलकुलेशन इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शंस ओनली। सो बाय दैट वे दे विल अंडरस्टैंड, मींस दे अंडरस्टैंड कि उनको कितना ग्रो कर रहा है। अगर कोई भी सपोर्ट नहीं रखोगे, इट्स नॉट कि वो ग्रो नहीं करेंगे या सरवाइव नहीं करेंगे, दे विल ग्रो। बट जो उनका नेचर है, जो क्रीपर्स बना ही इसलिए है क्योंकि दे नीड द सपोर्ट टू क्रीप या टू रन। उनको रनर्स या क्रीपर्स किसी रीजन से बोलते हैं, एंड वो उनका वुडी स्टेम या वुडन ब्रांच नहीं है। सो पूरे के पूरे बॉडी उनकी सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है। तो जब सॉफ्ट और लाइफ टिश्यू बना है, तो उनकी बॉडी के पास सपोर्ट नहीं है, सो दे नीड द सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, सो दैट्स व्हाई उनको क्लाइंबर्स, रनर्स या क्रीपर्स ऐसे नाम दिए जाते हैं, और वो उनका नेचर है। और मैम, फॉर इंस्टेंस अगर ये किया जाए कि सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ये लगाए सपोर्ट, तो प्लांट तो बाय डिफॉल्ट सनलाइट की तरफ मूव करेगा, राइट, और सपोर्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसा हो सकता है कि वो सपोर्ट के पास कभी भी अगर ऐसा आप कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उनके टेंड्रिल्स ग्रो होंगे, बट उनका लीफ का डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ रहेगा। दिस इज द मीन्स नेचर, क्योंकि बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो इनसाइड हाउस रहते हैं। ओके, नॉट एवरी लीफ इज एक्सपोज टू प्रॉपर सनलाइट, तो दो उनका सपोर्ट कहीं और है, बट उनको जहां से भी सोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम लीव्स का जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है जहां से हाई इंटेंसिटी है, मतलब सबसे ज्यादा लाइट जहां से वो कैप्चर कर पाएंगे, उसी डायरेक्शन में उनकी लीव्स ग्रो होते हैं। मैम, ये मैम एक यस, डाउट है। यस।
मैम जो भी क्रीपर प्लांट रहते हैं, तो अगर हम लोग तरबूज भी उगा रहे हैं, तो मैम उसे तो डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं रहेगी ना, या उसे इनिशियल फेज में फिर देनी पड़ेगी डायरेक्शन? राइट, उसको ऑफ कोर्स डायरेक्शन देना पड़ेगा, बट एक और चीज है यहाँ पे। अगर आप तरबूज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक और फैक्टर लग जाता है अबाउट द फ्रूट्स। फ्रूट का वेट बहुत ज्यादा है, उसको आप हाइट पे, एल्टीट्यूड पे डायरेक्शन नहीं दे सकते। आप उसको डायरेक्शन कैसे दोगे? एक पर्टिकुलर वाटर स्ट्रीम्स बनाओगे या फिर लैंड पे ही उनके पैटर्न्स चेंज करोगे, ओके, ताकि मिक्सिंग एंड कर्लिंग ना हो, वो एक दूसरे के साथ टैंगल अप ना हो जाए। क्योंकि फ्रूट जब प्रोड्यूस होगा तो वो इतना हैवी होगा कि उसको स्पेस भी चाहिए, और वो हैंगिंग रहा तो वो रप्चर हो जाएगा। मींस वो अर्ली, मींस ग्रोथ जब नहीं हुआ है तभी वो फ्रूट गिर जाएगा, हैवी वेट नहीं संभाल पाएगा। सो ऐसा हुआ है कि बहुत सारे क्रीपर्स हैं जिनका फ्रूट का साइज उनके बॉडी, उनके जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उससे काफी बड़ा हो जाता है। सो ऐसे जो क्रीपर्स हैं वो, उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वो फ्रूटिंग क्रीपर्स हैं तो वो एक ही जगह पे क्लमजी रहते हैं, एक ही जगह पे डेंस रहते हैं, और उनके फ्रूट्स जो है वो वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो दीज आर दैट फैक्टर। अभी उसमें एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए। सो दो वो क्रीपर्स हैं, बट उनका फ्लावरिंग पार्ट और उनका जो फ्रूटिंग पार्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो दूसरे रेगुलर क्रीपर्स हैं, जो कि जिनमें थॉर्न्स या टेंड्रिल्स हैं, अगर इस टाइप के अगर कोई क्रीपर्स हैं तो उनके पास इतने हैवी फ्रूट्स नहीं है, या फिर वो फ्रूटिंग है ही नहीं, कंप्लीटली एब्सेंट है, तो उनको डायरेक्शन की जरूरत है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो, ये जो दो कंप्लीटली डिफरेंट फैक्टर है। जो एक चीज मीन्स मूवमेंट में, ये तो बेसिक है, आपका बेसिक बिल्ड हो रहा है, आपका कंसेप्ट मैं बिल्ड कर रही हूँ, इसीलिए मैं एक ही एस्पेक्ट आपको बता रही हूँ। जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे, लाइक जब आप फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लोगे, जब आप मल्टीपल दूसरे न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ लोगे, हार्मोन्स, मूवमेंट, ये तो मूवमेंट था सिर्फ। जब हार्मोन्स, जब एक्चुअल हार्मोन्स भी पढ़ लोगे, तब एक ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, मीन्स ओवरऑल एक थ्योरी बिल्ड कर पाओगे। ये सब कॉन्सेप्ट है, और जो आप बात कर रहे हो वो थ्योरी है। तो उस चीज को बनाने के लिए आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ने जरूरी है, तभी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ओके, ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या है। You got it? Means everyone understood what I'm trying to explain you. Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. So let's move on. Yes. Do plants have feelings? Not exactly that kind of feelings, means emotion जो आप कह रहे हो, that kind of feelings नहीं होते plants में, but yes, plants में senses होते हैं, like हर टाइप के सेंसेस हैं, तो वो सेंसेस इज डिफरेंट एंड फीलिंग्स इज डिफरेंट। सो आई एम नॉट श्योर कोई हार्ड स्टडीज हैं कि प्लांट्स हैव फीलिंग्स, बट या पीपल से कि इफ यू टॉक टू अ प्लांट तो वो बहुत फास्ट ग्रो होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, इफ यू टॉक टू द प्लांट्स, बिकॉज वो जो प्लांटर है एंड प्लांट है उनमें वो बॉन्डिंग रहती है। सो ये हाइपोथेटिकल स्टडीज भी हैं, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका। Yes. Have brain? Do plants have brain? प्लांट्स में ब्रेन? मैम आपने बताया ना कि फिर वो सपोर्ट वगैरह को अगर फील, अगर वो मतलब डिस्टेंस ही, डिस्टेंस में मतलब 1 मीटर पे भी रखते तो भी वो देख सकते हैं, तो फिर अगर ऐसा है तो ब्रेन भी होना चाहिए उसके बाद, तभी जाके वो इतना। तो ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन, यानी हम उसको, जिसको ब्रेन बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट इन कॉमन लैंग्वेज मींस हेडक्वार्टर, जो कमांडिंग एरिया है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? राइट। सो उनके में जो कंट्रोल है, जो प्लांट में जो कंट्रोल है, दैट इज डन बाय बेसिकली न्यूक्लियस। हर सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशंस। वहीं से सारे केमिकल रिएक्शंस, पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस, कब क्या होगा, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका नेचर क्या है, वो हर एक चीज एम्बेडेड है इन द न्यूक्लियस। क्योंकि प्लांट में कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, जैसे हमारे पास एक यूनिट हो गया, दो हमारे पास भी न्यूक्लियस है, हमारे पास भी सेम एस्पेक्ट्स है, बट हमारे ऑर्गन सिस्टम इस तरीके से डेवलप हुए कि हमारे पास एक सेंटर आ गया जहां पे वो सारी चीजें कमांड होती है। उनके पास वो सेंटर नहीं है, ओके? उनके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो केमिकल बेस्ड ही है, हमारा सिस्टम बेस्ड है। हमारा सिस्टम और केमिकल दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई, दैट इज आल्सो द रीजन कि एनिमल्स थोड़े से एडवांस है कंपेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स है। वो एक ऐसी स्पीशीज है जिसका काम है खुद से, यानी इनऑर्गेनिक या रॉ मटेरियल को लेकर ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना, वो हमारे लिए कन्वर्टर का काम करते हैं।
तो जो चीज कन्वर्टर है वहां पे जो आप इमोशनल या फीलिंग्स या फिर किसी चीज को कमांड करने के लिए एज अ ब्रेन का जो आप मीन्स आप ब्रेन को एज अ मेटाफोर आप बोल रहे हो, आई अंडरस्टूड यू, तो ऐसा कोई कमांडिंग एरिया की जरूरत ही नहीं है। उनको क्या रिक्वायरमेंट है, एंड दे आर नॉट मूविंग। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन या सेलुलर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज इनफ फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, सो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ब्रेन या फिर जो आप लोग इमोशंस बोल रहे हो वैसा नहीं है, बट यस दे डू हैव सेंसेस। वो खुद से ग्रो होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बाकी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, देन ग्रोथ, सेल मास इंक्रीज, ये सारी चीजें वो फुलफिल कर रहे हैं। ओके, Do plants have nervous system? नो, जब मैंने ब्रेन नहीं बोला तो नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होगा उसमें। हाँ, Okay. ये सेंसरी सिस्टम्स हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि सेंस कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनल्स में के लेवल पे आ जाते हैं, केमिकल लेवल पे आ जाते हैं। यस मैम, अगर प्लांट्स को ब्रेन रहता तो ये जो मूवमेंट्स हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या चेंजेस आते? अगर वो ब्रेन रहता तो दे मस्ट हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। मतलब अगर आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो तो हाइपोथेटिकली हम बोल सकते हैं कि वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस ला पाते। मोस्ट अफेक्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ इज प्लांट्स ओनली। जो कुछ भी होने से अगर सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है दैट इज प्लांट्स। बट येस, जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो ऐसे हैं कि वो लीस्ट फेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, सो मीन्स देर आर मेनी मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ब्रेन होता तो वो कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट्स है। मीन्स आई एम नॉट श्योर, ऐसा हो नहीं सकता, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो नहीं सकता, बट करेंटली अगर ऐसा हुआ सो दे कैन डोमिनेट। ब्रेन जिनके पास भी है दे आर डोमिनेटिंग बिकॉज दे अंडरस्टैंड। जजमेंट पावर आ जाती है। ओके, ब्रेन का मीनिंग ही वही है कि आप जज कर पाते हो। प्लांट कैन नॉट जज, दे कैन सेंस। देयर इज अ डिफरेंस इन सेंसेशन एंड जजमेंट। Okay. Yes, ma'am. Ma'am, so this is also a reason that why only animal dominate while the plant do not Yeah, dominate. that is also the reason. They know ना कि किस टाइम पे क्या करना है। Yes, भाव्या। Ma'am, so basically, evolution is not dependent on brain, no? बेसिकली एवोल्यूशन एक्चुअली डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ब्रेन पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जेनेटिक नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, दैट इज ऑल्सो द रीजन बैक्टीरिया के पास तो ना नेचर है ना कुछ है। दे ओनली हैव रिसेप्टर्स, प्रॉपर सेंसेस भी नहीं है। ओके, बट स्टिल मोस्ट प्रिमिटिव या सबसे पुराना होने के बाद भी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। एंड इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर एवर। दैट वो भी मैं आपको बता रही हूँ, इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर एवर। प्रोकैरियोटिक मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ सेल्स हैं और सबसे प्रिमिटिव सेल्स हैं, एंड ये हमेशा रहेंगे बिकॉज ये सिंपलेस्ट। एंड एक और चीज है, दैट इज द रीजन कि सिंपलेस्ट सबसे ज्यादा सर्वाइव करते हैं। जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, एंड सी व्हाट वी हैव डन। वी हैव ओनली क्रिएटेड chaos. ओके, हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, यू आर आस्किंग सो मच ऑफ क्वेश्चंस, यू आर आस्किंग थिंग्स, यू वांट टू फाइंड आउट द आंसर्स। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, तो कहावत है ना, एक की क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो ये जो चीजें हैं, यही हमारी चीज जो है, ये ब्रेन की वजह से आई है। और इससे हम क्या कर पा रहे हैं, इससे हम जज कर पा रहे हैं। जब हम जज कर पा रहे हैं तो हम एनालाइज कर पाते हैं, और जब आप एनालिसिस कर रहे हो इट मीन्स यू आर प्रेडिक्टिंग। तो जब आप प्रेडिक्ट कर लोगे, आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, जितने भी पॉसिबल चांसेस हैं उन सारे चांसेस का की तैयारी कर लेते हो। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिप्लोमेटिक। तो जो भी आपके आउटकम होंगे उसके हिसाब से आप सब तैयारी कर ले रहे हो। तो जो भी आउटकम होता है, तो जो आपकी तैयारी मोस्ट सुटेबल है, आप वो अप्लाई कर लेते हो। ओके, सो ये एक चीज है। तो प्लांट डोंट हैव ब्रेन, दे आर जस्ट ऑटोट्रॉफिक या कह लो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनका काम है प्रोड्यूसर। तो बाहर के यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर है, उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम प्लांट का है। दे हैव दैट बिजनेस। इसीलिए उनको ब्रेन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि इन फ्यूचर में प्लांट का एवोल्यूशन कैसा होगा, द वे वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम, तो मुझे नहीं लगता कि वो एग्जिस्ट भी करेंगे। बट स्टिल
इट्स माय अंडरस्टैंडिंग कि बहुत ही बेसिक लेवल के प्लांट्स रह जाएंगे या एल्गी रह जाएंगे. दे वोंट बी कि जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स या हायर वुडी प्लांट्स, आई डोंट थिंक सो वो रह पाएंगे, बिकॉज दे गेट अफेक्टेड द मोस्ट जब हार्मफुल सिचुएशंस होती हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन जस्ट थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी अप. तो मैं थोड़ा सा बस इंड्यूस्ड से रिलेटेड आपको बता दूंगी. सो इंड्यूस्ड के दो टाइप होते हैं. द फर्स्ट इज ट्रॉपिक एंड द सेकेंड वन इज नास्टिक. ट्रॉपिक मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करना, दैट इज ट्रॉपिक. मतलब किसी चीज की वजह से अपना डायरेक्शन प्रोड्यूस करना, डायरेक्शन बेस्ड मूवमेंट इज ट्रॉपिक. ओके, एंड नास्टिक मतलब कि जो डायरेक्शंस हैं वो प्रीफिक्स्ड है. प्रीफिक्स मतलब कि उनकी बॉडी का शेप या साइज ही ऐसा है कि कुछ डायरेक्शंस चाह के भी चेंज नहीं हो सकते. अगर वो राउंड है तो वो राउंड मूवमेंट ही करने वाला है, अगर वो सर्कुलर बॉडी है तो उनकी राउंड मूवमेंट ही होगी. या फिर अगर उनके पास पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेम या लीव्स है तो उसकी वजह से जितना बेंड कर सकते हैं वो उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. तो ये जो प्रीफिक्स्ड मूवमेंट्स होते हैं दैट इज नास्टिक मूवमेंट्स. सो ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शन, किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जब डायरेक्शन में चेंज आता है दैट इज ट्रॉपिक. एंड नास्टिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर तो है, चेंजेस है नो डाउट, बट उनके जो मूवमेंट्स हैं वो कंप्लीटली चेंज नहीं हो रहे हैं. तो उनकी एनाटॉमी जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, सो ट्रॉपिक हो गया. तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग कौन कौन से इंड्यूस्ड है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए तो लाइट, ओके, अगेन केमिकल्स, वाटर या फिर हीट, ये सारी चीजें या टच, इस टाइप की चीजें अफेक्ट करती हैं. सो उसी के हिसाब से उनका नाम रखा गया है फोटोट्रॉपिज्म. तो जिसने सनफ्लावर के बारे में बात की थी वो आ जाएगा फोटोट्रॉपिज्म में. ओके, देन जियोट्रॉपिज्म. जियो मीन्स लैंड. सो ग्रेविटेशनल पुल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटेशनल पुल के इधर अगेंस्ट और उनके फ्लो में. अगर उनके फ्लो में है तो मतलब पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, विच इज शोन बाय रूट. ओके, एंड वन इज नेगेटिव, उनके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट, दैट इज शोन बाय शूट्स, वो अगेंस्ट मूव करते हैं. ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. देन बहुत सारे हाइड्रोट्रॉपिज्म होते हैं. कुछ प्लांट्स हैं, मीन्स आपने नोटिस किया होगा कि जो रूट्स हैं अगर उनको पानी से दूर रखो तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो पानी के तरफ ही होती जाती है एक टाइम के बाद. ओके, सो दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. देन कीमोट्रॉपिज्म, सॉरी, कीमो हो गया. देन वन मोर, थर्मो, हीट के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, उनको अगर वार्मथ चाहिए तो उसके डायरेक्शन में. देन वन मोर ट्रॉपिज्म इज देयर, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म. मैम थिग्मो मतलब वही टच, जो टच की वजह से होता है. ओके, सो जो टच मी नॉट प्लांट है, सो वो उसमें जो एक्चुअली फिनोमिना अकर हो रहा है दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म. सो दीज आर फ्यू ऑफ द मूवमेंट्स के टाइप जो आपको ध्यान में रखने हैं. आपके मॉड्यूल में ये चीज दी हुई है. So just let me just finish this part. Your topic means आज का almost finished. So your homework is everyone please read out जितने भी कौन से movement of curvature में जो induced part है, please read everything. It's very easy, बहुत easy है. सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि फोटो मीन्स क्या है, जियो मीन्स क्या है, हाइड्रो मीन्स क्या है, ये बातें समझनी है. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि कौन कौन से टाइप के मूवमेंट्स हैं. यस Ma'am, I want to ask one thing, that is there any plant other than touch me not who respond at touch? Okay, then Mimosa. right, let's No. find out then. Let's Later on. take it as an example, sorry, as in homework, and let's find out ki how many. Okay, let me use a new slide. So ma'am, Venus flytrap is also a type of thigmo only, that it sends insects. You can say, but वो more like nastic movement, वो नास्टिक मूवमेंट में ज्यादा आता है. विल एक्सप्लेन यू कि नास्टिक का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है. डायर्नल मतलब डे और नाइट की जो रिएक्शंस होती है उनमें डिफरेंट होती है उनके एनाटॉमी की वजह से. सो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि नास्टिक को अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, दो वो इंड्यूस्ड है बट स्टिल अलग है. सो प्लांट्स विच
responses to touch. So you can consider it as your homework also. इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च करोगे एंड थोड़ा सेल्फ स्टडी करोगे आपके लेवल पे. ओके, सो मैंने कितने होमवर्क दे दिए आपको? आई थिंक 3 होमवर्क. ये आपको रीड करना है, देन हाइपोनास्टी एंड एपिनास्टी के एक एक एग्जाम्पल्स, देन यू हैव टू रीड आउट इंड्यूस्ड के जितने भी टाइप्स हैं. इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है, और जो डाउट होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स अदर देन टच मी नॉट प्लांट, कि जो टच के रिस्पॉन्स मीन्स टच स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्स देते. ओके, everyone understood this much? Yes, now you can ask questions. मैम कुछ प्लांट्स को अगर हार्म किया तो उनमें से मींस एक मिल्की कलर का एक स्टिकी फ्लूइड आता है बाहर, तो वो उसका उस पेड़ को क्या यूज होता है? मींस वो सैप होता है एक्चुअली. जो आप वाइट की बात कर रहे हो, जो मिल्क की तरह होता है, वो उनके लिए कह लो कि इम्यूनिटी का काम करते हैं. सैप का ही पार्ट होते हैं वो. सैप एक्चुअली ट्रांसपेरेंट फूड, जो न्यूट्रिशन फ्लो होता है प्लांट की बॉडी में, उसको सैप बोला जाता है. बट जो व्हाइट और मिल्की है वो इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं. किसी किसी का सैप जो है वो बहुत ही थिक होता है या मिल्की कलर होता है. सो यू कैन कंसिडर इट दैट वे. सो इमीडिएटली उनका निकलना इन द सेंस कि आपने प्लांट को जो रप्चर कर दिया, उनके अंदर भी वस्कुलर सिस्टम है. वस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. तो वो सिस्टम ओपन हो गया ना, जैसे हमारे हाथ में कट लग जाता है तो हमारा ब्लड निकल जाता है, सेम फिनोमेना. ओके मैम. यस. ओके, देन लेट्स एंड दिस सेशन नाउ, क्योंकि there are many things which I have to catch on. So everyone understood control and coordination? सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So I will see you, I think, next week, same time. Okay. Till then, please. I'm recorded lecture. I haven't sent you last times. No, this time. I have sent now, और ये वाला मैं अभी भेज दूंगी. I think there is no electricity, so I may face some problem, but don't worry. Within 1 hour or 2 hours, I will send you this one. Thank you, ma'am. Okay? And please, everyone, come with the homework, because मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ then. Okay. Yeah. Thank you everyone for your patient listening. Enjoy your Sunday. Yes. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Thank you, ma'am.